अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 155। कोई मेरे दिमाग में था। चूंकि नींद में डूबा हुआ था इसलिए शीबा का ख्याल नहीं आया। वो जल्दी से बोली, मैं हूं, क्या बात है? मुझे वहां डर लग रहा है, थेल्मा पर तरस आ रहा है। बेचारी मौत के मुंह में जाने वाली है, क्या हम उसे बचा नहीं सकते? ना जाने कितनी ही बेचारियां मौत के मुंह में जाती रहती हैं, तुम कितनों को बचाओगी? थेल्मा मासूम होती और उसकी जात से किसी मर्द, औरत, बच्चे या बूढ़े को नुकसान ना पहुंचा होता तो हमदर्दी से सोचा जा सकता था। शीबा ने इल्तिजा की, प्लीज फरहाद, थोड़ी देर बाद सो लेना, अभी मेरे साथ चलो। मैं उठकर बैठ गया। फिर शीबा के साथ बॉस बोर्निया के तिलिस्मी अड्डे में पहुंच गया। मैंने कई जादूगरों के अड्डे देखे थे मगर वहां पहुंचते ही हैरान रह गया। वो सही मायनों में तिलिस्म कदा था। वहां एक 12 फुट का शैतानी मुजस्मा नजर आ रहा था। वो मुजस्मा अपने कद के एतबार से चौड़ा भी था। शैतान बैठा हुआ था और मुंह फाड़े हुए था। उसके फटे हुए मुंह से आग के बड़े बड़े शोले लपकते थे। फिर वो शोले अंदर चले जाते थे। औरतों और मर्दों के जिस्मों पर बराए नाम लिबास था। वो सब रक्स कर रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे। रक्स करते करते जब शैतान के मुजस्मे के सामने पहुंचते तो उसके खुले हुए मुंह से निकलने वाले शोले को अपने मुंह में खींचते। ऊपर सांस खींचने से शोला उनके मुंह में आता, फिर वह दूसरी तरफ घूमकर उस शोले को मुंह से उगल देते। ये एक तरह का शैतानी दरस था, यानी वो शैतान के अंदर से जो गर्मी, हरारत और इंसानियत को जला देने वाले शोले हासिल कर रही हैं, उन शोलों को अपने मुंह में लेकर दूसरी तरफ घूमकर दुनिया की तरफ उगल रही हैं, ताकि तमाम दुनिया इन शोलों के जेरे असर आ जाए। अफसोस मैं वहां देर से पहुंचा। थैल्मा इस दुनिया में नहीं रही थी। उस शैतान के चेले बोर्नियो ने अपने हाथों से थैल्मा को जबरन शैतान के कदमों में झुकाकर उसकी गर्दन उड़ा दी थी। अब उसके जिस्म से निकलने वाले लहू को जल्दी जल्दी दोनों हथेलियों के चुल्लू में लेता था और शैतान की तरफ उछालता हुआ उसे नहलाता जा रहा था। और पता नहीं किस जुबान में क्या मंत्र पढ़ता जा रहा था। कभी कभी वो लहू के छींटे अपनी तरफ भी उछालता था। शीबा ने कहा, ओ गॉड, ये कैसा भयानक जुल्म है। इस जुल्म पर तो शैतान भी शर्मा जाएगा। बेशक हम जो कुछ देख रहे थे वो कोई ख्वाब नहीं था, कोई किस्सा नहीं था। इस दुनिया के एक मुल्क में और बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क के एक हिस्से में यह जादुई घिनौना खेल खेला जा रहा था। अगरचे उसने थैल्मा को कत्ल कर दिया था, उसके लहू से शैतान को भी स्नान करा रहा था और खुद भी उस लहू में डूबता जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिससे हम ये तस्लीम करते कि ऐसी जालिमाना कुर्बानी देने और शैतान को खुश करने से कोई जादुई कारनामा निगाहों के सामने आएगा। बॉस बोर्निया इस लहू में अच्छी तरह डूबकर दूसरे मर्दों और औरतों के साथ रक्स करने लगा। बड़ा ही वहशियाना रक्स था और नाचते रहने के दौरान वह मशीन की तरह थिरकता था। पूरा बदन सर से पांव तक लरसता था। ऐसे में वो तरह तरह की चीखें हलक से निकालता और ऐसे अल्फाज जुबान से अदा करता जिनसे दहशत तारी होती। बड़ा तवील रक्स था। शीबा परेशान हो रही थी मगर बेजार नहीं थी, क्योंकि आने वाला हर लम्हा यह बताता था कि उसकी कुर्बानी काम आ जाएगी। शायद शैतान उसे मुखातिब करेगा और फरहाद को बेनकाब कर देगा। यही मैं भी सोच रहा था, इसलिए यहां मौजूद था। शैतान का मुजस्मा पालती मारे बैठा था। उसके मुंह से अभी तक शोले निकल रहे थे। बॉस बोर्निया आखिरकार रक्स करते करते थककर उसकी गोद में जाकर गिर पड़ा। गिरते ही शोले थम गए। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। सबके सब रक्स करने वाले दम बखुद रहकर कभी शैतान के मुजस्मे को और कभी अपने जादूगर उस्ताद बोर्निया को देखने लगे। चंद सातों के गहरे सन्नाटे के बाद अचानक ऐसी आवाज आने लगी जैसे तूफानी हवाएं चल रही हों या दीवार लरस रही हो, जमीन कांप रही हो। फिर वाकई जमीन कांपने लगी, जलजला रहा था। ऐसे में लोग दहशतजदा होकर पनाह के लिए कहीं भागते हैं, मगर शैतानी कबीले के तमाम अफराद खुशी से उछल पड़े और लरजती हुई जमीन पर रक्स करने लगे। उनकी खुशी, उनका रक्स, उनके जश्न मनाने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि शैतान आ रहा है। शैतान के अंदर आग बुझ गई थी क्योंकि शोले उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे, लेकिन बहुत सारा धुआं निकल रहा था। पहले तो वह धुआं यूं ही निकल निकल कर फिजा में लहराता रहा। फिर ऐसा लगा जैसे वह धुआं एक लहराता हुआ जिस्म इख्तियार कर रहा है। फिर उस धुएं का सर नजर आया। सर पर 2 सींग थे। फिर 2 हाथ नजर आए। उन हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। फिर बाकी जिस्म लहराता हुआ दिखाई दिया। उस जिस्म के पिछले हिस्से में लंबी सी दुम थी। वह शैतान था या धुआं था, मगर शैतान की तरह फिजा में रक्स कर रहा था। उसी वक्त बड़ा जबरदस्त और भयानक कहकहा सुनाई दिया। इस कहके की शिद्दत और गूंज से गार की छत के और दीवारों के छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। गर्द चारों तरफ फैलने लगी। शैतान की पूजा करने वाली औरतों और मर्दों ने मशालें बुझा दी। फिर सबके सब औंधे मुंह जमीन पर लेट गए, गोया शैतान को सजदा कर रहे थे। फिर एक बार कहका बुलंद हुआ। कहके के साथ एक भारी बार कम गरजदार सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, बोर्निया मेरे गुलाम, मेरे कुत्ते, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। बॉस बोर्निया सर उठाकर यूं खुश हो रहा था जैसे ये खिताबात उसके लिए बायसे फख्र हों।
उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, या शैतान मुअज्जम, मैं तेरे लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे सकता हूं, तू मुझे आजमाता जा। मैं हर आजमाइश पर पूरा उतरता जाऊंगा। आज तूने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर हमें यहाँ आने पर मजबूर किया, बोल क्या चाहता है? मेरी ख्वाहिश तुझे मालूम है, फरहाद जब चाहता है बड़ी कामयाबी से दुश्मनों की नजरों से रूपोश हो जाता है, फिर तवील अरसे तक उसका सुराग नहीं मिलता। मैं उसे ढूंढ निकालना चाहता हूँ। तूने कहा था वो दरिया अमेज़न के किसी साहिल पर बहुत जल्द मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो किस साहिल पर मिलेगा, कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा? वो धुआं इंसान के खाके की तरह इधर से उधर लहराया था। भारी भरकम आवाज फिर आने लगी। मैंने जो मंत्र तुझे बताया था उसको पढ़ता जा, कभी नागा ना करना। अगर नागा नहीं किया तो वह ठीक 40 दिन के अंदर तेरे सामने जाहिर हो जाएगा। क्या वो अपनी असली सूरत में होगा? वो अपनी असली सूरत में नजर नहीं आएगा। फिर मैं उसे कैसे पहचानूंगा? शैतान ने कहका लगाया, फिर कहा, अगर तूने 40 दिन तक मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझे खुश रखा तो ठीक 40वें दिन की रात को मैं फरहाद के इंसानी जिस्म में एक दुम का इजाफा कर दूंगा। तुम उस दुम को देखते उसे गिरफ्त में ले लेना, उसके इनकार पर ना जाना, मगर हाँ, खुद उसका सामना करने की हमाकत भी ना करना, क्योंकि वह तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर रिहाई हासिल कर लेगा। शीबा मेरे दिमाग में हंसने लगी। फिर उसने कहा, फरहाद, तुम्हारे पीछे एक दुम का तस्वुर करके कैसा अजीब सा लगता है। क्या ये मानने वाली बात है कि शैतान अपनी कुव्वत से तुम्हारे जिस्म में एक दुम का इजाफा कर देगा? यह शैतान है या मस्खरा? मैंने कहा, बाद में मेरी दुम पर हंस लेना, अभी उनकी तरफ तवज्जो दो। मैं फिर बॉस बॉर्निया के दिमाग में पहुंचा और उसे अपने तौर पर सवाल करने पर मजबूर किया। उसने पूछा, है शैतान मुअज्जम, जब तू फरहाद को जानता है और उसके पीछे दुम लगा सकता है तो उसे बेनकाब क्यों नहीं कर सकता? शैतान ने कहका बुलंद किया, फिर कहा, मैं शैतान हूं, खुदाई ताकत के सामने कभी कभी मजबूर हो जाता हूं। अभी नेकी की कुव्वतें मेरे आड़े आ रही हैं, लेकिन मैं बाज नहीं आता। कहीं ना कहीं शैतानी चाल चलता हूं और धीरे धीरे किसी भी नेक बंदे को शैतानी रास्तों पर आने पर मजबूर करता हूं। मैंने फरहाद के लिए भी जाल बिछा दिया है, वो एक जाल में आ चुका है। बहुत जल्द उस टेलीपैथी जानने वाले की खुशफहमी खाक में मिल जाएगी। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन पढ़ता जा, मंत्र पढ़ता जा, मेरे मिट्ठू पढ़ता जा। बॉस बॉर्निया ने कहा, मैं बहुत मोहतात रहता हूँ, कभी गैर जरूरी लोगों से नहीं मिलता, इस डर से कि फरहाद किसी को जरिया बनाकर मेरे दिमाग में ना पहुंच जाए। मगर वो कमबख्त बला का चलाक है। अगर वो किसी दिन मेरे दिमाग में पहुंच जाएगा और टेलीपैथी के जरिए मुझे मंत्र पढ़ने से रोकेगा तो क्या मेरा 40 दिन का चिल्ला कामयाब रहेगा? शैतान ने फिर कहकर लगाकर कहा, जिस तरह मुसलमानों का ईमान है कि उनका अल्लाह ताला इबादत तो कबूल करता है, मगर इबादत करने वाले की नीयत को ज्यादा देखता है। अगर वह बीमार पड़ जाए और किसी दुख मुसीबत में रहकर इबादत ना कर सके तो वह इबादत करने वाली नीयत को कबूल कर लेता है। ठीक इसी तरह मैं शैतान हूं और तुम मेरे बंदे हो। मैं तुम्हारी नीयत को समझता हूं। अगर कभी फरहाद ने तुम्हें मंत्र पढ़ने से रोका तो मैं तुम्हारी नीयत को समझते हुए 40वें दिन उसे तुम्हारे सामने एक दुम के इजाफे से बेनकाब कर दूंगा। वह फिर भयानक अंदाज में कहका लगाते हुए बोला, पढ़ता जा मेरे मिट्ठू, पढ़ता जा। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। और 40वें दिन की आखिरी रात उसके कहके दूर होते होते गुम हो गई। फिर तिलिस्म कदे में सन्नाटा छा गया। शैतान अब तक एक बड़ी ही अजनबी और पेचीदा जुबान में बोल रहा था। हम बोर्निया के दिमाग से उसका तर्जुमा सुन रहे थे। मैंने अंग्रेजी जुबान में बोर्निया को मजबूर किया था कि वो मेरी मर्जी का सवाल करे और उसने वही सवाल उस अजनबी और पेचीदा जुबान में किया था। शीबा ने कहा, वह नाकाबिले फहम जुबान में बोल रहा था, लेकिन इंसान की तरह बोल रहा था और एक इंसान बॉस बॉर्निया उसकी बातें समझ रहा था। अगर वो अंग्रेजी में बोलता तो क्या हम उसके दिमाग में पहुंच सकते थे? तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सवाल ये पैदा होता है, क्या शैतान का दिमाग होता है? वो सर हिलाकर बोली, यकीनन होता होगा। मैं इस तरह मानता हूं कि इंसान और फरिश्ते सोचते हैं, अल्लाह ताला के वजूद को समझते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं। इसका मतलब है कि वो दिमाग से सोचते और सजदा करते हैं। इसी तरह शैतान पहले फरिश्ता था, बाद में अपनी नाफरमानी के बायस मलून करार पाया। मलून शैतान होने का मतलब ये नहीं कि अब उसके पास दिमाग नहीं रहा होगा। दिमाग तो रहा होगा और बड़ा ही जबरदस्त शैतानी दिमाग होगा, इसीलिए तो शैतान कहलाता है। क्या हम इसके दिमाग में पहुंच सकती हैं? ये गौर करने की बात है, इसलिए कि आज तक हमने शैतान को नहीं देखा। बॉस बॉर्निया के जरिए जो कुछ देख रहे थे वो एक धुआं था और इंसानी हैवले की सूरत में रक्स कर रहा था। अगर वो अंग्रेजी जुबान या और किसी जुबान में बोलता जिसे हम दोनों में से कोई समझ पाता तो हम कोशिश कर सकते थे। शीबा ने कहा, अब भी कोशिश कर सकती हैं। शैतानी जुबान को बॉस बॉर्निया समझता भी है, बोलता भी है। हम इससे वो शैतानी जुबान सीख सकती हैं। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर हमने वो जुबान सीख ली और उसके जरिए शैतान के दिमाग तक पहुंच गए तो ये एक नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज बात होगी। कोई भी यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन करे या ना करे, तुम वो जुबान सीखो। मेरे पास इतना वक्त कहाँ है, तुम देखती हो। अच्छी तरह सोने और खाने की फुर्सत नहीं मिलती और अब रसवंती की जिम्मेदारी भी है। फिर वह शैतान अगर दुरुस्त कह रहा है कि 40वें दिन मुझे बेनकाब कर देगा और उसने मुझे किसी जाल में फांस रखा है तो मुझे मोहतात रहना चाहिए। मैंने जब से टेलीपैथी की इब्तदा किया सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा रखा है। आज भी ये भरोसा मुस्तहकम है। शैतान गालिब नहीं आएगा, फिर भी मोहतात रहना चाहिए।
शीबा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि वो शैतानी जुबान सीख सकूं। तुम कहो तो मैं वक्त निकाल कर बॉस बॉर्निया के दिमाग में पहुंचा करूंगी और उससे रोज सबक हासिल करती रहूंगी। तुम वक्त निकाल कर ऐसा कर सको तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। रोजाना जो कुछ तुम सीखा करोगी वो मुझे सिखा दिया करोगी, मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए अपना मामूल बनाओगी। मैं बासानी तुम्हारा मामूल बनकर तुम्हारे सिखाए हुए अल्फाज और उन अल्फाज की अदायगी को अपने जहन में नक्श कर लूंगा। ख्याल ख्वानी और हिप्नोटाइज के जरिए सिखाए हुए अल्फाज और उनकी अदायगी कभी दिमाग से फरामोश नहीं होती। शीबा ने वादा किया था कि वह ऐसे ही करेगी, बल्कि अभी बॉस बोर्निया के दिमाग में रहकर चंद अल्फाज और उनकी अदायगी सीखेगी। इसके बाद उसका पीछा छोड़ देगी। वो चली गई। मैंने फौरन ही बिस्तर पर आकर हाथ पांव सीधे किए, दिमाग को हदायत दी और आंखें बंद करते ही नींद की आगोश में चला गया। थकन से चूर होकर गहरी नींद सोने में कितना मजा आता है। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मगर वो मजा अधूरा रह गया। मैं फिर हड़बड़ाकर उठ बैठा, अपने सर को पकड़कर पूछा, शीबा, क्या तुमने कसम खा लिया आज मुझे सोने नहीं दोगी? बस थोड़ी देर के लिए आई हूं, अभी चली जाऊंगी। मैंने कुछ अल्फाज और उनकी अदायगी सीखी है, 2-4 फिक्रें हैं। मैं सोचती हूँ भूल ना जाऊं, इसलिए तुम्हारे जहन में नक्श करना चाहती हूँ। इस तरह के बंद करके पड़े रहो और मेरी हदायत के मुताबिक नींद में डूब जाओ। मैं तुम्हारी हदायत के मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन मुझे मामूल बनाने के बाद और कुछ जहन नशीन कराने के बाद सोने का हुक्म दोगी तो मेरे और रसवंती के दिमाग में सुबह 9 बजे बेदारी का वक्त मुकर्रर करना, ताकि हम अच्छी तरह नींद पूरी कर सकें। यह कहकर मैंने आंखें बंद की, जिस्म को ढीला छोड़ा और उसका मामूल बनने के लिए अपने आप को दिमागी तौर पर उसके हवाले कर दिया। उसने हुक्म दिया, तुम मेरे मामूल हो, अपने दिमाग और जिस्म को ढीला छोड़ दो। मैंने कहा, तुम्हारी आदत बहुत खराब है, चाहती हो हर काम फौरन हो जाए करे। आखिर वो जुबान सीखने की इतनी जल्दी क्या थी, कल भी वो काम हो सकता था। उसने डांट कर कहा, चुप रहो, इस वक्त तुम मेरे मामूल हो। मैंने मुस्कुराकर उसे तसव्वुर में देखा, फिर उसका मामूल बनकर उसकी हदायत पर अमल करने लगा। थोड़ी देर बाद वाकई मैं गहरी नींद सो चुका था, क्योंकि एक तो उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सुलाया, दूसरे मैंने खुद अपने दिमाग को हदायत दी थी। फिर वो मेरे ख्वाबीदा दिमाग में उस अजनबी शैतानी जुबान के अल्फाज और चंद फिक्रें नक्श करने लगी। ये सब कुछ सिर्फ आधे घंटे में हो गया, क्योंकि हम दोनों ही टेलीपैथी जानते थे। इसके बाद शीबा ने मेरे ख्वाबीदा दिमाग को हुक्म दिया कि मैं सुबह 9 बजे तक सोता रहूंगा। ठीक 9 बजे मेरी आंख खुल जाएगी। इसके बाद वो कब गई मुझे पता नहीं, मैं तो महवे ख्वाब था। दिमाग को हदायत देकर सोने का एक अच्छा नतीजा ये निकलता है कि बुरे ख्वाब नहीं आते, वरना हमने जो शैतानी मंजर देखा था तो मेरे ख्वाब में सिर्फ शैतान को या उसके शागिर्दों को आना चाहिए था, मगर मैं किसी ख्वाब के बगैर सुकून से सोता रहा। फिर मुकर्रर वक्त पर आंख खुल गई। दूसरे दिन रसवंती जरा संजीदा रही। उसमें वही बचपना था, मगर वो बेतुके अंदाज में किसी के सामने ऐसी बात नहीं कहती थी जिस पर मुझे झींपना पड़े। दिन के 11 बजे शीबा आ गई। मैंने कहा, हमने कल से रात तक जिन लोगों के दिमागों में जगह बनाई है वहां बारी बारी पहुंचकर उनके जरिए मालूमात हासिल करना है, और ये मालूमात हमें खास आदमियों तक पहुंचाना है। क्या तुम होटल के उसी कमरे में रहोगे? मैं रसवंती के साथ बाहर निकला हूँ। रोलू मंबासा से कहूंगा कि वो मेरे लिए कोई अच्छा सा कॉटेज किराए पर हासिल करे। उस वक्त तक मैं शहर की सैर करता रहूंगा। इस दौरान हम ख्याल ख्वानी के जरिए अपना काम करते रहेंगे। उस रोज हम शाम तक यही करते रहे। जितने लोगों को हमने दिमागी तौर पर ट्रैप किया था उनके जरिए उनके साथियों और उनके सरबराहों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। मास्टर की तक पहुंचना भी मुश्किल था, उसी तरह मास्क मैन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। अब से कुछ अर्सा पहले मैंने जिस मास्क मैन के दिमाग में जगह बनाई थी वो तब्दील हो गया था। मैं सुपर मास्टर के पास पहुंच सकता था, मगर वहां पता चला वो मेरे मामलात से बिल्कुल अलग थलग है। उसे आला हुकाम की तरफ से हदायत दी गई थी कि वह दूसरे दुनियावी मसाइल में सुपर मास्टर की हैसियत से हिस्सा ले सकता है, लेकिन फरहाद के मामले में कतई दिलचस्पी न ले। यह अजीब सी बात थी कि मैं सुपर मास्टर के मुल्क में था, लेकिन वो लोग मुझसे बिल्कुल बेनियाज थे, जैसे मुझसे कोई लगाव ना हो। यह मेरी औरतों के कुओं में जाने और उनके गायब होने में ना उनका हाथ हो ना उन्हें कोई दिलचस्पी हो। ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं थी, फिर भी मैंने दिमाग पर जोर नहीं दिया, इसलिए कि अभी बहुत से मसाइल सामने थे। दोपहर तक हम एक छोटे से खूबसूरत से कॉटेज में मुंतकिल हो गए। शीबा ने पूछा, यहाँ कब तक रहने का इरादा है? अभी 2-4 रोज यहाँ बैठकर दुश्मनों का शिकार करूंगा, उन्हें एक दूसरे से लड़ाऊंगा, उन्हें जरा कमजोर बनाने के बाद आगे बढ़ूंगा। मैं और शीबा मिलकर यही करते रहे। 2 दिन के अंदर हमने बोगोटा से भी आगे दूर तक दुश्मनों का सुराग लगा लिया। इनमें मास्टर की के भी आदमी थे और पुरस्कार शख्स से ताल्लुक रखने वाले भी थे, और मास्क मैन के लोग भी शामिल थे। उनके खिलाफ मेरा तरीक़ेकार वही था। मैं और शीबा उनके दिमागों तक पहुंचते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देते थे और दूर से तमाशा देखते थे। दुश्मन लड़ते थे और लड़ने वालों में से कोई भी मरे हमारा दुश्मन ही मरता था। वैसे 2 दिन के अंदर दहशत फैल गई। तमाम खतरनाक तंजीमों के सरबराहों की समझ में आ गया कि उनके मरने में टेलीपैथी कार फरमा है। फरहाद कहीं चुपचाप बैठा उन्हें आपस में लड़ाता है और उनके लड़ने मरने के तमाशे देखता रहता है। उस पुरस्कार शख्स ने अपने आदमियों की एक नई खीप भेज दी और पुराने आदमियों को वापस बुला लिया। वो ऐसा दूसरी बार कर रहा था। वो कभी समझ नहीं सकता था कि मैं किसी आलाकार बनाकर उन नए लोगों तक पहुंच जाता हूं।
वो ये समझ रहा था कि मादाम कंप्यूटर ने चार्ली चार्ल्टन को अपना आलाकार बनाया हुआ है। उसे क्या मालूम कि मैं ही मादाम का रोल अदा करता था। चार्ली के दिमाग में जाता था और नई खीप में आने वाले आलाकारों के दिमागों तक पहुंच जाता था। इसी तरह मास्क मैन ने अपने नए आदमी भेजे थे और पुराने आदमियों को वापस बुला लिया था। इससे क्या होता है, जबकि मैं उनके अहम बॉस बॉर्निया के दिमाग में पहुंचा हुआ था, उसके जरिए मैं तमाम लोगों को शिकार कर लेता। सिर्फ मास्टर की ऐसा था जिसका कोई खास मोहरा मेरे हाथ में नहीं रहा था। पहले जो टेलीपैथी की मुट्ठी में थे वो सब वापस चले गए थे। उनकी जगह नए लोग आए थे, मगर वो कौन थे और कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ये अभी तक मुझे और शीबा को मालूम नहीं हो सका था। मैंने बोगोटा शहर में 5वें दिन सोचा कि अब यहाँ से कूच करना चाहिए। आगे बढ़ने से शायद मास्टर की का कोई आदमी हत्थे चढ़ जाए। मैं वहां से एंडस की तरफ जाना चाहता था। द्रह अमेजोन के साथ साथ सफर करना चाहता था, लेकिन अखबारात और रेडियो के जरिए पता चला कि एंडस में दियोकामत ग्लेशियर टूट रहे हैं। बर्फ के बड़े बड़े तोदे छोटी छोटी पहाड़ियों की सूरत में बुलंदी से लुढ़कते हुए नशेब में आ रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ऐसी सूरत में वो इलाका खतरनाक करार दिया गया है। ये खबर सुनने और पढ़ने के बाद मैंने सफर का इरादा मुलतवी कर दिया। हम मजीद 5 दिन बोगोटा में रुके रहे। शीबा ने कहा, फरहाद 10 दिन गुजर चुकी हैं, क्या तुम शैतान की पेशनगोई के मुताबिक 40 दिन इसी मुल्क में पूरे करना चाहते हो? इस बात से मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। क्या वाकई मैं यहाँ रहकर शैतान की पेशनगोई पूरी कर रहा हूँ? 10 दिन तो गुजर गए। उसने कहा था मैं दरिया अमेज़न के किसी साल पर बेनकाब हो जाऊंगा। बेनकाब होने के लिए 30 दिन रह गए थे। मैंने कहा, हमने 10 दिन यहाँ ज़ाया किए हैं, लेकिन बहुत अहम काम भी किए हैं। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें कई बार अपने आदमी बदलने पड़े। फिर यह कि हम रफ्ता रफ्ता शैतानी जुबान सीखते जा रही हैं। मुझे बड़ी बेचैनी है, मैं देखना चाहती हूँ शैतान का दिमाग कैसा होता है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं। ये जुबान आखिर शैतानी जुबान है, सीखने में काफ़ी वक्त लगेगा। तुम रोज़ाना बमुश्किल 2 फिक्रे ही याद करती हो और मुझे याद कराती हो। जिस दिन हम मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे उस दिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि हम दुनिया की खतरनाक तरीन खोपड़ी में पहुंच सकते हैं या नहीं। बाय द वे, हम जिन बदतरीन और जालिमाना फितरत रखने वाले दुश्मनों के दिमागों में पहुंचते हैं वो भी तो शैतानी खोपड़ियों के हामिल होती हैं। 11वें दिन मैंने रसवंती के साथ वहां से कूच किया। हम तैयारी में एंडस पहुंचे। वहां से दरिया अमेज़न शुरू होता है, इसलिए इतना गहरा नहीं होता। पानी सिर्फ टखनों तक होता है। आगे चलकर यह गजबनाक दरिया देखने के काबिल होता है। इस दरिया को अंदरूनी समुंदर कहा जाता है। ये इतना तवील और अरीज है कि आधे जनूबी अमेरिका को डुबोए रखता है। चूंकि अब यह खतरनाक नहीं था, इसलिए मैंने और रसवंती ने घोड़ों की पुश्त पर सफर शुरू किया। मैंने एक गाइड और 2 मुलाजिम किराए पर हासिल किए थे। उन्होंने दूसरे घोड़ों पर हमारा सामान रखा। गाइड एक घोड़े पर था और हमारे आगे आगे चल रहा था और बताता जा रहा था कि यह दरिया बर्फानी पहाड़ों से बहता है, मगर बारिश और सैलाब के जरिए खतरनाक हो जाता है। इसका कभी कोई मखसूस साहिल नहीं रहता। यह अपने साहिलों को तोड़कर जंगलात के अंदर तक चला जाता है और हर शय को बहा कर ले जाता है। गाइड अंग्रेजी जुबान में बड़ी रवानी से बोलता जा रहा था। अगर वह दुश्मनों में से होता तो इतनी रवानी से मेरे सामने ना बोलता, या अजनबी जुबान इस्तेमाल करता या गूंगा बना रहता। बहरहाल मैं उसके दिमाग को पढ़कर मुतमईन हो गया। दूसरे 2 मुलाजिम भी काबिल एतमाद थे। हमने घोड़े के पुश्त पर दोपहर के 3 बजे सफ़र शुरू किया था। शाम 6 बजे के बाद अंधेरा छाने लगा। हमने एक छोटी सी बस्ती टूना में क्याम किया। वहां के रेस्ट हाउस में एक कमरा मिल गया। मैं रसवंती को यहाँ आराम करने के लिए छोड़कर गाइड के साथ बस्ती के एक चक्कर लगाने के लिए गया। पता चला वहां की आबादी बड़ी घनी है। गाइड ने कहा, यह तो बड़ी वीरान सी बस्ती होती है, अलबत्ता सियाह वगैरह यहाँ से गुजरते हैं तो एक दिन क्याम करते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सयाह और मुकामी मुसाफिर नहीं देखे। आज तो ये बस्ती अजनबी लोगों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। मैं समझ गया कि इनमें खतरनाक तंजीम के अफराद मौजूद थे जो सयाह और मुकामी मुसाफिरों के भेस में आए हुए थे। मेरे इस ख्याल की तस्दीक यूं भी हो गई कि तमाम बस्ती में दिलचस्प तबसरे हो रहे थे और बड़ी हद तक खौफ व हरास भी था कि वहाँ एक ऐसा इंसान आया है जो दियो क़यामत है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। उन्हें देखते ही एक अनजाना सा खौफ तारी हो जाता है। पिछले 11 दिनों के अंदर मैंने एक बार द किलर के दिमाग में झांक कर देखा था। वह बुरी तरह चौंक गया था। अगर योगा का माहिर होता तो सांस रोक लेता, मगर उसने चौंक कर पूछा था, तुम कौन हो? इसका यह अंदाज जाहिर करता था कि वाकई उसके दिमाग में कंप्यूटर का रिसीवर रखा गया है। किस तरह रखा गया है, क्या यह मुमकिन है? बस इसी बात को समझना रह गया था। उसी रात शीबा ने कहा, फरहाद, शेख अल फारस तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, बाबा साहब के इदारे से हर बरस बहुत ही नामवर डॉक्टर किसी न किसी मुल्क में अपने कारनामे अंजाम देते हैं, इनामात हासिल करते हैं और तजुर्बात के मामले में अपना लोहा मनवाते रहते हैं। मैंने ऐसे ही चंद डॉक्टरों को बुलाकर यहाँ एक बोर्ड कायम किया था और द किलर के दिमागी ऑपरेशन के मुतालिक उनसे बहस शुरू कराई थी। वो सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस 30 बरस के बच्चे को कंप्यूटर के जरिए गाइड किया जाता है, लेकिन किस तरह गाइड किया जाता है ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर द किलर हमें हासिल हो जाए तो हम दोबारा उसका दिमागी ऑपरेशन कर सकती हैं। मैंने कहा, उस पहाड़ को काटना और तोड़ना तो आसान है, मगर उसे काबू में करके पेरिस तक आपके इदारे में पहुंचाना मुमकिन नहीं। एक तो पुलिस राज शख्स हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा,
फिर द किलर जिस्मानी तौर पर ऐसा है कि हम उसे किसी मेकअप में छुपा नहीं सकेंगे। उसके गैर मामूली लंबे हाथों को छोटा नहीं कर सकेंगे। उसका कद भी चुगली खाएगा कि उसे दूसरे भेस में ले जाया जा रहा है। शेख अल फारस ने कहा, मैंने इन तमाम पहलुओं पर गौर किया है। मेरी समझ में दो बातें आ रही हैं। पहली बात तो ये कि तुम उसे अपने पीछे इस तरह लगाओ कि वह तुम्हारा ताकुब करता हुआ खुद पेरिस तक आए। दूसरा और आखिरी रास्ता यही है कि जब तुम उससे टकराओ तो खुदा करे उस पर गालिब आओ और वह मारा जाए तो उसकी गर्दन काट कर सर साथ ले आओ। हम उसकी खोपड़ी को खोलकर देखना चाहते हैं आखिर वो ऑपरेशन किस तरह किया गया है। उस गैर मामूली शख्स की खोपड़ी हासिल करने के सिलसिले में मेरे तमाम आदमी तुम्हारे आसपास होंगे और वह खुद ही उसे ले आएंगे। तुम एक बात याद रखना, उससे टकराते वक्त उसे जिस्मानी तौर पर हर तरह का नुकसान पहुंचाना, मगर उसकी खोपड़ी पर कभी हमला न करना, ना ही कोई ठेस पहुंचाना। मैंने वादा किया सही होगा, वादा तो कर लिया, लेकिन मैंने इस दियोकामत इंसान को देखा था। वो पहाड़ था। उससे मुकाबला करना सरासर हमाकत होती। मुझे जब भी ख्याल ख्वानी से फुर्सत होती तो मैं उससे मुकाबला करने के मंसूबे बनाता रहता। किसी नए अंदाज से मुकाबला करना और उसे डॉज देखकर शिकस्त देना ही ज्यादा मुनासिब होता। वो रात हमने बस्ती टूना में गुजारी। किसी बस्ती में दुश्मन हो और बेशुमार दुश्मन हो और सब एक दूसरे के दुश्मन हो तो वहां सुकून से रात कैसे गुजर सकती है। सबकी नजरें रसवंती पर थीं। कोई रसवंती को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था क्योंकि उससे कोई गर्ज नहीं थी। वो तो उसके जरिए फरहाद को ढूंढ रहे थे, फिर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं उसके करीब कब आऊंगा और उसे अगवा करके ले जाऊंगा। ये मालूम करने और देखने के लिए वो रात को सो नहीं सके थे, इसलिए हमारे रेस्ट हाउस के करीब ही मौजूद थे। अगर एक दो होते तो पता नहीं चलता, मगर दुश्मन तो कई थे और कई तंजीमों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए जो भी छुपकर आता था वो एक दूसरे की निगाहों में आ जाता था। वो रेस्ट हाउस लकड़ी का बना हुआ था। वहां अक्सर मकानात ऊंचाई पर इस तरह बनाए जाते थे कि पहले 4-6 फुट ऊंचा लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता, उसके ऊपर कमरे तामीर किए जाते। रेस्ट हाउस के कमरों के चारों तरफ लकड़ी का चौड़ा बरामदा था, फिर बरामदे के साथ लकड़ी की रेलिंग थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ आवाज सुन रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम शख्स बरामदे में टहल रहा हो, और वो शख्स द किलर ही हो सकता था। चूंकि मेरे सामने शुबे की गुंजाइश नहीं होती, लिहाजा मैंने मादाम कंप्यूटर बनकर चार्ली के जरिए मालूम कर लिया था द किलर सिर्फ इसलिए वहां टहल रहा था कि कोई मुखालिफ गिरोह का आदमी रसवंती तक न आए, और अगर फरहाद आए तो सबसे पहले द किलर के हत्थे चढ़ जाए। चार्ली इसी रेस्ट हाउस के एक कमरे में था। अचानक फायरिंग की आवाज आई। ठाई की आवाज के साथ ही बरामदे में टहलने वाला द किलर धम से गिर पड़ा। लकड़ी के तख्ते पर गिरने से धमाका हुआ। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रसवंती मेरी हदायत के मुताबिक गहरी नींद सो रही थी। मैंने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। पता चला द किलर जरूर गिरा है मगर जिंदा है। मैंने वहां से ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए चार्ली के पास जाकर देखा। वो रिवॉल्वर लेकर जमीन पर रेंगता हुआ खिड़की के पास पहुंच गया था और वहीं से मालूम करना चाहता था कि द किलर को गोली लगी है या नहीं। मैंने मादाम कंप्यूटर बनकर कहा, मैं अभी द किलर के पास आ रही हूँ, वो बखैरिया था, तुम कमरे से ना निकलना। चार्ली ने कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ऐसे वक्त लड़ने का फन जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत बड़े फनकार हो, जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। द किलर सर से पांव तक बुलेट प्रूफ लिबास में है, इसलिए वह मुख्तलिफ सिमत से आने वाली गोलियों से बच सकता है। तुम्हारा क्या होगा? अगर बजिद हो तो बाहर निकल कर देखो। बात माकूल थी, वो बाहर निकलने की जरूरत न कर सका। उसी वक्त किसी ने बुलंद आवाज से ललकारने के अंदाज में कहा, द किलर, पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा, इसके बाद हमारा रास्ता साफ होगा। मैं जानता हूं तुम्हें गोली नहीं लगी। जो गोली तुम्हारे पास आई थी वो तुम्हारे बदन से चिटक कर गई है। रात की तारीकी में मैंने तुम्हारे बदन से निकलने वाली वो चिंगारी देखी है जो बुलेट के लगने से बुलेट प्रूफ लिबास से निकलती है। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर ललकारने वाले ने कहा, तुम किलर हो। मैं किलर ऑफ द किलर हूं। जरा उठकर देखो कि मैं क्या हूं। उसके चैलेंज ने मुझे भी उसे देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने खिड़की के पट को जरा सा और खोलकर बाहर की तरफ देखा। रात अगरचे तारीख थी मगर दूर दूर तक बल्ब रोशन थे। वह कॉटेज से थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मैं दूसरे द किलर को देख रहा हूं। वैसा ही कद्यावर पहाड़ जैसा डील डोल रखने वाला शख्स तन कर खड़ा हुआ था। अचानक किसी ने उस पर फायरिंग की। वो उछल कर एक तरफ गया, फिर खड़ा हो गया। दूसरी बार फायरिंग हुई, गोली उसे लगी मगर वो उछलकर फिर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। मैंने ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। मादाम कंप्यूटर बनकर चार्ली के दिमाग में पहुंचकर देखा तो उसी ने 2 बार फायर किया था। मैंने कहा था, अगर तुम्हें यकीन हो गया हो कि द किलर की तरह उसका मुखालिफ भी बुलेट प्रूफ लिबास में है तो गोलियां जाया ना करो। द किलर अचानक ही उछलकर बरामदे में खड़ा हो गया, फिर वहां से चलता हुआ बरामदे के जीने से उतरने लगा। धप धप की भारी भरकम आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। दूर दूर तक मध्यम रोशनी में और भी मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हम जानते हैं तुम में से कई हमारे मुखालिफ हो और तुमने ये देख लिया है कि हमारा शाहजोर किलर ऑफ द किलर किसी तरह भी द किलर से कम नहीं। दोनों बुलेट प्रूफ लिबास में हैं। हमारी गोलियां ज़ाया होंगी, लिहाजा हमें दूर ही दूर से तमाशा देखना चाहिए। इन दोनों को आपस में फैसला करने दो। अगर हमारे किलर ऑफ द किलर ने इस पहाड़ जैसे 30 बरस के बच्चे को शिकस्त दे दी, इसे ख़त्म कर दिया, तो हम सब के लिए रसवंती तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा।
उसके बाद हम फैसला करेंगे कि रसवंती पर किसका हक है। वो रसवंती को इसलिए हासिल करना चाहते थे कि वो जिसके पास भी रहेगी फरहाद उसी के पास आएगा। द किलर रेस्ट हाउस के बरामदे से उतरकर खुली जगह उस नए कद्दावर शख्स के सामने पहुंच गया। उड़ा कर बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कह चुका हूं, तुम किलर हो, मैं किलर ऑफ द किलर हूं। ये तो कोई नाम ना हुआ। तुम्हारा भी कोई नाम नहीं, तुम खतरनाक कातिल हो, इसलिए द किलर कहलाते हो। ये तुम्हारी सिफ्त है और मेरी सिफ्त यह है कि जो खतरनाक कातिल होते हैं मैं उन्हें कत्ल करता हूं। इसलिए मेरी सिफ्त है किलर ऑफ द किलर। मैं समझ रहा था जो सवालात द किलर कर रहा है वह दूर किसी कंप्यूटर से हो रहे थे और कंप्यूटर के पास बैठा हुआ पुरस्कार शख्स सुन रहा था और उसकी मर्जी से सवालात हो रहे थे। बहरहाल द किलर ने अपने मुखालिफ कद्दावर शख्स के सामने पैंतरा बदलते हुए पूछा, तुम किसके आदमी हो? मुखालिफ आदमी ने जवाबन पैंतरा बदलते हुए कहा, अभी तक मैंने शादी नहीं की, अभी तक किसी औरत ने मुझे अपना आदमी नहीं कहा, फिर भला मैं किसका आदमी हो सकता हूँ? अब द किलर अपनी असलियत पर आ गया। गुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी जुबान खुलवाना जानता हूँ। ये कहते ही उसने पैंतरा बदलते बदलते अचानक पलट कर एक किक मारी। किलर ऑफ द किलर ने किक को हाथ से रोका, फिर उसकी टांग को दूसरी तरफ घुमा दिया। द किलर घूमकर दूसरी तरफ गया और जमीन पर गिर पड़ा, मगर पलक झपकते ही उछलकर खड़ा हो गया। उस वक्त तक किलर ऑफ द किलर उसके सर पर पहुंच चुका था और उसके सर पर ही कराटे का एक हाथ रसीद करना चाहता था, मगर कराता हुआ एकदम से झुक गया क्योंकि द किलर का घुंसा उसके पेट पर पड़ा था, फिर दूसरा घुंसा उसके मुंह पर पड़ा। यकीनन उसकी आंखों के सामने तारे नाच के होंगे। वह लड़खड़ा कर पीछे गया। द किलर अब फाते था। उसने आगे बढ़कर फिर एक हमला किया, लेकिन उस फाते की आंखों के सामने भी तारे नाच गए होंगे। किलर ऑफ द किलर ने उसके मुंह पर भरपूर हाथ जमाया। उसके संभलने से पहले पैदर पे 2-4 और हाथ जमा दिए। वो मार खाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया, फिर अचानक उठा तो उसके दोनों हाथों में किलर ऑफ द किलर बुलंद हो चुका था। उसने दायरे की सूरत में उसे घुमाते हुए दूर फेंक दिया। वो कच्ची जमीन पर जाकर गिरा। उसके हलक से एक कराह निकली, फिर वो वहां से उठ ना सका। द किलर दौड़ता हुआ आया। वो छलांग लगाकर उसके सीने पर सवार होना चाहता था, मगर उसके दोनों पांव जमीन पर पड़े। किलर ऑफ द किलर फौरन ही करवट बदलकर दूर चला गया। वहीं से पलटकर उसने टांग पर टांग मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा, मगर पलक झपकते ही दोनों गिरने वाले उछलकर खड़े हो गए, फिर एक दूसरे से टकराने लगे। ऐसा लगता था दो पागल हाथी आपस में टकरा रहे हों, दो फुर्तीले चीते अपनी तेजी और तरारी दिखा रहे हों। उनकी लड़ाई के दौरान मैंने मालूम करना चाहा कि किलर ऑफ द किलर कौन है। इसके लिए मैंने ख्याल खुआनी की परवाज की, लेकिन वापस आ गया। वो लड़ते लड़ते एकदम रुक गया था। द किलर उस पर हमला करना चाहता था। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, स्टॉप, यह बेईमानी है। मुझ पर दो तरफ से हमले हो रहे हैं। तुम्हारी मादाम कंप्यूटर मेरे दिमाग में आना चाहती है। अगर मर्द के बच्चे हो तो उसे मना कर दो। मुझे ताज्जुब हुआ, किलर ऑफ द किलर ने मादाम कंप्यूटर का हवाला क्यों दिया? उसने ये क्यों ना कहा कि फरहाद दिमाग में आना चाहते हैं? मैंने फिर उसके दिमाग पर दस्तक देना चाहिए। दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने मुझे महसूस करते ही कहा, फरहाद साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ रहा था मादाम कंप्यूटर का हवाला सुनकर आप मेरे पास आना चाहेंगे, इसलिए दिमाग के दरवाजे खुले हैं। मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ कहने के लिए वक्त नहीं। सामने दुश्मन पैंतरे बदल रहा है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपका खादिम हूँ। 1 बरस पहले जनाब शेख अल फारस के हाथों मुसलमान हुआ हूँ। मेरा नाम सुलेमान जोगू है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना ज़बरदस्त आदमी हमारे इदारे में मौजूद रहा और यहाँ मेरे लिए आया है, और मुझे उसके मुतालिक कोई इतला नहीं। वैसे जनाब शेख अल फारस ने कहा था मेरी मदद के लिए यहाँ बेशुमार अफराद आ रहे हैं, लेकिन बैक वक्त उनका तारुफ नहीं कराया जा सकता। जैसे जैसे वो मेरे सामने आएंगे वैसे वैसे मुतारिफ होते जाएंगे। वैसे मुझे सुलेमान से लगाव पैदा हो गया क्योंकि वो अपना आदमी था। मैंने कहा, सुलेमान द किलर को जानी नुकसान ना पहुंचाना। उसने जवाबन कहा, मुझे मालूम है, इसे जिंदा गिरफ्तार करके ले जाना होगा, मगर मैं इसे वक्तन फवक्तन जख्मी करते रहना चाहता हूं ताकि ये कमजोर हो जाए। इसके बाद सुलेमान को बातें करने का मौका नहीं मिला। वो दोनों फिर एक दूसरे से भिड़ गए थे। मैंने फौरन ख्याल खुआनी की परवाज की, जनाब शेख अल फारस के पास जाकर उसके मुतल्लिक तस्दीक की। उन्होंने कहा, बेशक 1 बरस पहले सुलेमान मेरे पास आया था। मैंने उसे मुसलमान किया, लेकिन वो मशकूक है। एक बार मैंने उसे अपने इदारे से निकाल दिया था, दूसरी बार उसने मुआफ़ी मांगी, मैंने उसे मुआफ़ कर दिया, लेकिन इदारे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। वो अभी मेरे लिए काम करते हैं, मगर मैं एतमाद नहीं करता क्योंकि वो दोगला है, लालची है। ज़्यादा लालच के सिलसिले में किसी दूसरी तरफ रुख बदल सकता है। मैंने पूछा, यानी हम भी उस पर एतमाद ना करें और उससे ज़्यादा काम ना लें? एतमाद ना करो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा काम लो। मैंने सुलेमान से कह दिया वो ख्वाह किसी के लिए काम करे, मगर याद रखे, अगर द किलर को जिंदा गिरफ्तार करके लाएगा तो मैं दूसरों से ज़्यादा मुआवजा दूंगा। हो सकता है वो ज़्यादा मुआवजे के लालच में उसे गिरफ्तार करके हमारे ही पास ले आए। बहरहाल हम उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। रेस्ट हाउस के बाहर ज़बरदस्त जंग जारी थी। वो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे और बुरी तरह लहूलुहान होते जा रहे थे। वहाँ जितने भी अफराद मौजूद थे वो इस बात के गवाह थे कि सुलेमान द किलर पर भारी पड़ रहा था, और ये एक फितरी बात है क्योंकि सुलेमान अपनी उम्र, अपनी जिसामत के एतबार से दिमागी तौर पर उतना ही बालुग और तवाना था।
लेकिन द किलर अपनी उम्र और जिसामत के एतबार से ना तो बालिग था ना तवाना। जो भी तवानाई उसे हासिल हो रही थी कंप्यूटर के जरिए हो रही थी। वो दोनों लड़ते लड़ते बड़े भयानक लग रहे थे, अपने अपने लहू में डूब रहे थे। सिर्फ वही टूट फूट नहीं रहे थे बल्कि रेस्ट हाउस के बरामदे की रेलिंग वगैरह भी उनके हाथों टूट गई थी। जब भी वार खाली जाता तो वो वार रेलिंग वगैरह पर पड़ता। नतीजे के तौर पर रेस्ट हाउस का बैरूनी हिस्सा अच्छा खासा टूट गया था। फिर वो लड़ते हुए जिस दरख्त की तरफ जाते वहां की शाखें टूट जाती थीं, क्योंकि शाखों को तोड़कर एक दूसरे पर हमला करते थे। उनकी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा काबिल दीद था। मोटी मोटी शाखें उनके हाथों से टूट जाती थीं। मैंने मादाम कंप्यूटर बनकर द किलर को मुखातिब किया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, जल्दी बोलो। वो हाँप रहा था। उसने सोच के जरिए कहा, किसी तरह यहाँ हंगामा करा दो, मैं ये लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ। मुझे सही सलामत रहना है, अभी जख्मी हो गया हूँ। जरा देर बाद ये साबित हो गया द किलर के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए गाइड किया जा रहा है और कंप्यूटर के पीछे पुरस्कार शख्स मौजूद है, क्योंकि वहां मौजूद रहने वाले पुरस्कार शख्स के आदमियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। यकीनन उन्हें ट्रांसमीटर के जरिए हुक्म दिया होगा। अब चारों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चल रही थीं। जो द किलर के हमायती थे वो सुलेमान पर हमले कर रहे थे और सुलेमान के आदमी द किलर पर हमले करते हुए उसे दूर ले जाना चाहते थे, जैसे अगवा करना चाहते हो। मगर हर एक के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती। मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद वहां गड़बड़ हो गए थे। सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। ऐसे ही लड़ने वालों में से किसी ने अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो दरवाजे को फायरिंग से तोड़ना चाहता हो। इन आवाज़ों के दौरान दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई थी। फिर दरवाजे के करीब खड़े हुए शख्स की चीख सुनाई दी। उसके गिरने की आवाज़ भी आई, यानी उस आने वाले को भी किसी ने हमेशा के लिए रोक दिया था। बाहर क़यामत का शोर बुलंद था। रेस्ट हाउस के आसपास जैसे जलजला आ गया। बरामदे के तख्तों वाले फर्श पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें धमाके पैदा कर रही थीं। इसके बावजूद रसवंती महवे ख्वाब थी, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे बेदार होने की हदायत की थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन जिस हिस्से में अंदर से चाबी लगाई गई थी वहां आसपास फायरिंग के बाद बेशुमार सुराख हो गए थे। कोई भी ताकतवर इंसान उसे एक धक्के में खोल सकता था या तोड़ सकता था। फिर उसे तोड़ ही दिया गया। एक धमाका सा हुआ। मैं उसी दरवाजे के पीछे दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही शीबा को आवाज़ दी, शीबा फौरन चली आओ। वह पलक झपकते ही मेरे दिमाग में थी। पूछने लगी, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ बताने का मौका नहीं है, रसवंती के कमरे में कोई आ रहा है। वो आ चुका था। वो कद्यावर शख्स द किलर या सुलेमान हो सकता था। द किलर को मैं पहचानता था। वो सुलेमान था। उसने कमरे में कदम रखते ही आसपास देखा। उसकी नज़र रसवंती पर पड़ी। वो तेजी से उधर बढ़ा, फिर बिस्तर पर झुककर उसे दोनों बाजू में उठाना चाहता था। मैंने यकबारगी उछलकर फिजा में जैसे तैरते हुए एक फ्लाइंग किक मारी। वह लात खाते ही लड़खड़ाता हुआ बिस्तर के पास से होता हुआ दूसरी तरफ की दीवार से टकरा गया। अगरचे वो ताकतवर भी था और बहुत अच्छा फाइटर भी, लेकिन उसने फुर्ती का मुजाहरा नहीं किया। टकरा कर दीवार के साथ रखकर बैठ गया। फिर मुझे देखते हुए बोला, अच्छा तो आप फरहाद साहब हैं? मैंने कहा, यह तुम्हारे सामने डॉक्टर मिकाकस का जिस्म है, मगर उसका दिमाग फरहाद के कब्जे में है। अभी फरहाद तुमसे मुखातिब है। अगर तुम मेरे मुखातिब हो तो चुपचाप कमरे से चले जाओ। उसने उठते हुए कहा, जनाब मैं तो मादाम रसवंती की भलाई के लिए आया हूँ। यहाँ हंगामे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मादाम को नुकसान पहुंच सकता है। तुम मादाम को बाहर ले जाओगे तो गोलियों के बौछार में ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। उसने उठते हुए कहा, जनाब मैं तो मादाम रसवंती की भलाई के लिए आया हूँ। यहाँ हंगामे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मादाम को नुकसान पहुंच सकता है। तुम मादाम को बाहर ले जाओगे तो गोलियों के बौछार में ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मुझे बच्चा समझकर समझाने की कोशिश न करो। मैं अभी अपने जिस्म से बुलेट प्रूफ लिबास उतारकर मादाम को उससे ढांप दूंगा। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। करीब ही मैंने एक गाड़ी का इंतजाम कर रखा है। हम यहाँ से फरार हो जाएंगे, फिर आप जहां कहेंगे मैं मादाम को पहुंचा दूंगा। सुलेमान, तुम्हें जो ड्यूटी दी गई है सिर्फ उसे अंजाम दो, और तुम्हारी ड्यूटी है द किलर को गिरफ्तार करके बाबा साहब के दार में पहुंचा देना। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता। यहां से चले जाओ, वरना द किलर के हाथों टूटने फूटने से जो बाकी रह गए हो वो यहां पूरे हो जाओगे। उसने पूछा, यानी आप अपने खादिम पर एतमाद करना नहीं चाहते? मैंने शीबा से कहा, 1 2 3 कहते ही इसके दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचाना। मेरे सामने खड़ा हुआ सुलेमान जख्मों से चूर था। वो आम हालात में अचानक ही सांस रोक सकता था, मगर जख्मी होने की सूरत में ताकतवर होने के बावजूद सांस रोकने में जरा सा वक्त लगता है। हमें इतनी सी मोहलत काफी थी। शीबा ने मेरी हदायत पर अमल किया। मेरे 3 कहते उसने दिमाग में छलांग लगाई और उसे एक जबरदस्त झटका पहुंचाया। इसके साथ ही मैंने दूसरा झटका पहुंचाया ताकि वो सांस ना रोक सके। पैदर पे 2 झटके पहुंचे तो एकदम से बुखला गया। इसके साथ ही मेरी एक लात उसके मुंह पर पड़ी, फिर दूसरी लात पेट पर। ऐसे में भला उसे सांस रोकने की फुर्सत कहाँ मिलती। शीबा चूकने वाली नहीं थी। इस दौरान वो उसके दिमाग में रहकर मुसलसल जलजले पैदा कर रही थी। अब वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगा। मैंने उसका एक हाथ पकड़कर खींचा, फिर उसे कांधे पर लाद लिया। उसे गोल घुमाते हुए टूटे हुए दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वो बरामदे में जाकर गिरा। वहां से लुढ़कता हुआ सीढ़ी पर पहुंचा, फिर सीढ़ियों पर से फिसलता हुआ जमीन पर पहुंच गया। वहां भी शीबा ने पीछा नहीं छोड़ा। उसके दिमाग में जलजले पैदा करती रही।
और वो चीखे मारकर कहता रहा, फरहाद साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका खादिम हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ। शिबा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन द किलर वहां पहुंच गया था। उसने उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो तड़प कर दूसरी तरफ घूमता हुआ गया, दोनों हाथों से सर को थामकर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने शिबा से कहा, जो फार्मूला हमने सुलेमान पर इस्तेमाल किया था वही द किलर पर इस्तेमाल करेंगे, दोनों को बराबर कमजोर होना चाहिए। हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, उसे यके बाद दीगरे झटके पहुंचाते रहे। वो लड़खड़ाकर पीछे गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक संभल गया। उसे उसकी आदत नहीं कहना चाहिए, वो तो कंप्यूटर का मोहताज था। लेकिन कंप्यूटर कब तक संभाल सकता था, जबकि टेलीपैथी जानने वाले दो थे और दोनों उसके दिमाग में रहकर मुसलसल जलजले पैदा कर रहे थे। इतने में सुलेमान को संभलने का मौका मिल गया। उसने उठकर उस पर हमले शुरू कर दिए। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, सुलेमान इस बात को याद रखना, अगर मैं द किलर के दिमाग को झटके ना पहुंचाता तो वो अब तक तुम्हें खत्म कर चुका होता। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इससे लड़ते हुए यहां से फरार हो जाओ, मैं बाद में तुमसे निपट लूंगा। वो वहां से नाकाम जाने वाला आदमी नहीं था। जब उसने देखा कि द किलर उसके हाथों मार खा रहा है तो उसने उसे मारते मारते अपने कंधे पर लाद लिया, फिर उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही उसके हलक से कराह निकली। द किलर जो उसके कंधे पर झूल रहा था, उसके पीछे से उसकी कमर पर मुक्के रसीद किए थे। वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। फिर उनकी जंग शुरू हो गई। शिबा ने कहा, दोनों ही जिद्दी हैं, किसी से शिकस्त तस्लीम करना नहीं चाहते। बेशक वह दोनों मैदान छोड़ने वालों में से नहीं थे, लेकिन सुलेमान को मजबूरन वहां से फरार होना पड़ा। पीरू स्टेट की पुलिस हरकत में आ गई थी। एक हेलीकॉप्टर रेस्ट हाउस के अतराफ परवाज कर रहा था और स्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, फायरिंग बंद कर दी जाए, वरना इस बस्ती में क्याम करने वाले मुकामी मुसाफिरों के सफरी इजाजतनामे और सयाहों के पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए जाएंगे। यहाँ पुलिस फोर्स उतारी जा रही है। जिसके खिलाफ इल्जाम साबित होगा उसे पीरू स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सुलेमान को अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागना पड़ा। सिर्फ उसी को नहीं, जितने भी दुश्मन आए थे वो सब छट गए। द किलर अपने पैरों पर खड़ा होकर डगमगा रहा था। जख्मों से चूर चूर था, मगर गिरना या किसी का सहारा लेना अपनी तौहीन समझता था। उसे सहारा देने के लिए कई आदमी आए, मगर उसने सबके हाथ झटक दिए। डगमगाते हुए ठहर ठहर कर चलते हुए रेस्ट हाउस की तरफ आने लगा। उसके आसपास तकरीबन 6 कद्यावर सेहतमंद जवान थे। मैं जानता था ये सब पुरस्कार शख्स के आदमी हैं और यकीनन योगा के फन से वाकिफ हैं। जैसा कि मुझे पहले ही बता दिया गया था, इसीलिए मैंने उनके दिमागों में जाना फिलहाल जरूरी नहीं समझा। वह सब द किलर के आसपास चलते हुए रेस्ट हाउस के बरामदे में आए। एक कद्यावर जवान ने मुझे सर से पांव तक देखते हुए कहा, डॉक्टर तुम तो बड़े शाहजोर निकले, हम देख रहे थे। तुमने उस पहाड़ जैसे द किलर ऑफ किलर को कांधे पर उठाकर कमरे के बरामदे से बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपना दाने हाथ का पंजा मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, मुझसे पंजा लड़ाओगे? मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर गहरी संजीदगी से कहा, अभी मैं डॉक्टर मिकाकस हूं, जब फरहाद साहब दिमाग में आएंगे तो पंजा लड़ाना, मैं तुम्हारा चैलेंज याद रखूंगा। ये कहते ही मैंने चार्ली के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं मादाम बोल रही हूँ, अपने इस नौजवान से कहो ख्वाम का डॉक्टर मिकाकस को चैलेंज ना करे। मिकाकस ऐसे ही काम आदमी है जैसा तुम्हारा द किलर नींद की हालत में काम सा बच्चा होता है। पता नहीं द किलर को जिस्मानी और दिमागी तवानाई कैसे हासिल होती है, लेकिन मिकाकस को आजकल फरहाद के जरिए दिमागी तवानाई हासिल हो रही है। चार्ली ने सोच के जरिए कहा, मैं समझता हूँ, उस पहाड़ जैसे आदमी को फरहाद ने उठाकर बाहर फेंका था। मैं अपने आदमियों को समझा दूंगा, लेकिन फौरन नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं सबके सामने गूंगा बना रहता हूँ। वह सब मेरे सामने से चले गए। द किलर को एक कमरे में ले गए, वहां उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। रेस्ट हाउस के इंचार्ज ने आकर कहा, जनाब आप दूसरे कमरे में मुंतकिल हो जाएं, इस कमरे का दरवाज़ा टूट चुका है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए रसवंती के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैंने तुम्हें सुबह 7 बजे बेदार होने की हिदायत की थी, अब यह हुक्म वापस ले रहा हूं, तुम बेदार हो सकती हो। जैसे ही मैं काकस आवाज दे, आंखें खोल देना। मैंने कमरे में कदम रखते हुए आवाज दी, रसवंती। उसने पलटकर आंखें खोल दी। नींद से बेदार होने के बाद उसके चेहरे की शादाबी और निखर आई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उन आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत थी, वैसे वो इस एतबार से मासूम ही थी कि एक नन्ही बच्ची की तरह सोती रही। उसके आसपास फायरिंग और धमाके होते रहे, मगर उसे कुछ मालूम ना हो सका। हम 10 मिनट के अंदर एक महफूज कमरे में मुंतकिल हो गए। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। शिबा ने कहा, मैं जा रही हूँ, मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। वो चली गई। मैंने बिस्तर पर आकर रसवंती को फिर टेलीपैथी की नींद सुला दिया। इसके बाद खुद आराम से लेटकर दिमाग को हदायत दी, फिर नींद के आगोश में चला गया। इस इलाके में मामूली सर्दी थी, एक कंबल में हमारा गुजारा हो गया, मगर हवा में खासी नमी थी। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे इलाके में रहा जहां शदीद नमी के बाद सुबह तक कंबल और जिस्म का लिबास तक भीग जाता था। छत के किनारे से पानी ऐसे टपकता था जैसे रात भर बारिश हुई हो। कमरे में रखे हुए कपड़े, किताबें, गर्ज की हर शय भीग जाती थी। दिन के वक्त ऐसा हब्स होता कि सांस लेने में दुश्वारी पेश आती। रसवंती ने घबरा कर कहा, यहाँ से चलो, हम किसी दूसरी जगह रहेंगे। सुबह 9 बजे नाश्ता करने के बाद हम वहां से एक बस में बैठकर रवाना हुए। अगर हम चाहते तो हमारे लिए आरामदेह गाड़ी फराम की जा सकती थी, लेकिन मैंने कोलंबिया में ही कह दिया था कि पुरस्कार शख्स की मेहमान नवाजी कबूल नहीं करूंगा। दूसरी बात यह कि मुकामी बाशिंदों के साथ सफर करते हुए अच्छा लग रहा था।
कुछ नए तजुर्बात हो रहे थे और सबसे अहम बात यह कि जनाब शेख अल फारस के आदमियों ने मुझे इशारा दे दिया था कि वो बस में हमारे आसपास मौजूद रहेंगे। यूं तो अमेजोन के साहली इलाके पर बेशुमार गाड़ियां आती जाती थीं, लेकिन उस बस के आगे पीछे कुछ ऐसी कारें और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां थीं जो बराबर साथ साथ चल रही थीं। साफ जाहिर था कि उनमें हमारे मेहरबान सफ़र कर रहे थे। मैंने शेख अल फारस साहब को मुखातिब किया, जनाब रसवंती मेरे साथ है, मैं दुश्मनों के शहर हॉरर बे से निकल आया, कोलंबिया से भी गुजर गया, पेरू के इलाके से निकल रहा हूँ। आखिर इस सफ़र की कोई इंतहा है? जब तक हम यहाँ से निकल पाएंगे आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, पुरस्कार शख्स के जराए बहुत वसी हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पूरे अमेरिका पर हुकूमत करता है। जनूबी अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों और फ्लाइंग क्लब के प्राइवेट अड्डों पर सख्त पाबंदियां हैं। किसी को चार्टर्ड तैयारा उस वक्त तक देने की इजाज़त नहीं जब तक हुकूमत से खास तौर पर मंजूरी न ले जाए। इसी तरह तमाम बंदरगाहों पर भी सख्त पैरा है। यहाँ से जाने वालों को सख्ती से चेक किया जाता है और आने वालों पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं, यानी फरार होने के बहरी और फिजाई रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैंने पूछा, यही तो 2 रास्ते थे, अब तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? रास्ते कभी बंद नहीं होते। उन्होंने सख्त पाबंदियां आयद की हैं, लेकिन मुसाफिर बरदार थियारे आते जाते रहते हैं। सैकड़ों हजारों मुसाफिर सफर करते रहते हैं, उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। मैं मौके की तलाश में हूँ। कल रात मौका मिला था, लेकिन रसवंती को वहां से निकालने के लिए मुझे और तुम्हें सुलेमान पर भरोसा करना पड़ा और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, बेशक मैंने भी उसे परख लिया। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते ही रसवंती की तरफ लपक रहा था। हालांकि आपने उसकी ड्यूटी द किलर की हद तक मुकर्रर की थी। मैं इसी तरह आजमाना चाहता था कि वो द किलर से मुकाबला करे, उससे टकराए। अगर उसकी नीयत में फितूर होगा तब उसी बहाने रसवंती के करीब पहुंचकर उसे अगवा करने की कोशिश करेगा। यकीनन वो किसी दूसरी पार्टी से भी सौदा कर चुका है और रसवंती को वहां पहुंचाना चाहते हैं। आप सुलेमान को हमारी फहरिस्त से खारिज कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। शिबा ने मुझे बताया है कल रात तुमने उसे अच्छी तरह सजा दी है। अब वो तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आएगा। आएगा तो हम उससे निमट लेंगे। मैं रसवंती के लिए परेशान हूँ। आखिर इस बेचारी को कहाँ कहाँ लिए फिरूं। इसकी मौजूदगी में मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ता है। यूं कहना चाहिए कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अगर तनहा रहूंगा तो दुश्मनों से तनहा निमट लूंगा। सब्र करो और अपना सफ़र जारी रखो। हमने एक नहीं 2 डम्मी रसवंतियाँ बना रखी हैं। जब भी मौका मिलेगा तुम्हारे पास से रसवंती को ले जाएंगे, उसकी जगह उसकी डमी छोड़ जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात लाजमी है। दुश्मन नादान नहीं है, कमज़ोर नहीं और बेबस नहीं है, उनके बड़े ज़राए हैं और वो दिन रात आंखें खुली रखती हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर रसवंती को तुम्हारे पास से ले जाना होगा। बस में हमारा सफ़र जारी था, उनसे राब्ता ख़त्म हुआ तो शीबा ने मुखातिब किया, जानते हो वो बॉस बोर्निया कहाँ है? तुम इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब तक मैं शैतान के दिमाग में नहीं पहुंचूंगी बोर्निया का पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बताओ वो कहाँ है? तुम्हारे साथ इसी बस में सफ़र कर रहा है। ज़रा मालूम करो, कल रात इतने हंगामे होते रहे, उसने मदाखलत क्यों नहीं की? मैंने मालूम किया और मालूम ना करती तब भी सीधी सी समझ में आने वाली बात है। जब शैतान ने उसे वादा किया कि 40वें दिन की रात को उसके सामने तुम्हें बेनकाब कर देगा, तो फिर उसे मदाखलत करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम इस बस में सफ़र कर रहे हो। हाँ, रसवंती को पहचानते, इसलिए अपनी आरामदेह गाड़ी को छोड़कर बस में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा मैं जाऊँ? कहाँ जा रही हो? बोर्निया के पास। उसकी शैतानी ज़ुबान कुछ याद करूंगी और तुम्हें बताऊंगी। मुझे माफ़ करो, अभी बस में सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ के बंद करके नींद में डूबकर तुम्हारा मामूल नहीं बन सकता। मैं अभी की बात नहीं कर रही, जो कुछ सीखूंगी वो आज रात तुम्हें आकर सिखाऊंगी। यानी तुमने कसम खा लिया कि शैतान की खोपड़ी में पहुंचकर ही दम लोगी? कसम तो नहीं खाई है, मगर मुझ में किसी बात के लिए बेचैनी पैदा हो जाती है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे लिए तशवीश है। मैंने हैरानी से पूछा, तशवीश किस बात की? इस बात की कि सचमुच तुम्हारी दुम ना निकल आए। ये कहकर वो हंसने लगी। जब उसकी हंसी थम गई तो मैंने कहा, अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं, जितनी भी है उसका हिसाब करके देखो तुमने कितनी बार खुलकर कहका लगाया है। कहाँ तुम्हें आज़ादी नसीब हुई है? वो संजीदा होकर बोली, मैं मानती हूँ, बाबा साहब के दायरे में आकर मैं जैसे जिस्मानी, रूहानी और दिमागी तौर पर आज़ाद हो गई हूँ। बात बात पर खुलकर कह के लगाती हूँ। जब तक असफंदियार के साय में थी उस वक्त जाने क्यों सहमी सहमी रहती थी। उनके सामने आंखें उठाकर बात नहीं करती थी। हर वक्त ये ख्याल समाया रहता था कहीं कोई गलती सरजद ना हो जाए, मेरे बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई थी और हंसना भूल गई थी। मैंने पूछा, जानती हो दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म क्या है? उसने पूछा, क्या है? किसी की हंसी को कत्ल करना। उसने कहा, तुमने मेरे हालात की मुनासबत से बहुत ही सच्ची बात कही है। मैंने पूछा, और जानती हो सबसे बड़ी हमाकत क्या होती है? क्या होती है? ये कि जानबूझकर दोबारा ऐसे माहौल में कदम रखना जहां हंसी को कत्ल किया जाता हो। मैंने ख्याल ख्वानी की आंख से देखा, वो सर को झुकाकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, मेरी दुआ है और मैं कोशिश भी करूंगा कि तुम सदा हंसती रहो। तुम्हारी सुरीली हंसी ऐसी है जैसे तुम 7 सुरों की माला पहनकर हंस रही हो। उसने गहरी सांस ली, फिर कहा, फरहाद। वो कहते कहते रुक गई, झिझकने लगी। मैंने हौसला दिया, कहो क्या बात है? उसने आहिस्तगी से कहा, फरहाद तुम बहुत अच्छी हो। ये कहते ही वो मेरे दिमाग से चली गई। मुझे याद आया जब मैंने पहली बार उसे बाबा साहब के दायरे में ले जाकर छोड़ा था तो उसे यकीन आ गया था कि वो हमारी कैदी नहीं, हर तरह से आज़ाद है और मैं उसकी भलाई चाहता हूँ।
और जब उसकी मामा भी उसे मिल गई तो उसने ऐसे ही एक बार मुझे कहा था, फराद तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उस वक्त उसके कहने और आज के कहने में बड़ा फ़र्क था। पहले उसने महज तारीफ करने के लिए कहा था, आज उसके कहने में बड़ी लगन थी। उसने लफ्ज़ बहुत पर जोर दिया था, फरहाद तुम बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा होना गोया शहद होना है। मक्खियाँ शहद पर आकर बैठती हैं और उसकी दबीज मिठास में उनके पाँव बोझल हो जाती हैं, फिर वो उड़ नहीं पाती। शिकायत करती हैं कि शहद ने गिरफ्त में ले लिया। मैं कब कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लड़कियां आप ही आप मुतासिर होते हुए तारीफ करने लगती हैं, फिर तारीफ की मिठास में गिरफ्तार होकर रह जाती हैं। बदनाम मैं हो जाता हूँ। शाम होने से पहले हम झील लोरी कोचा तक पहुंच गए। वो बड़ी खूबसूरत जगह थी। आप भी परिंदे दूर दूर तक बैठे और उड़ते नजर आते थे। उनके अलावा बेशुमार रंग बिरंगे परिंदे नजर आए जो अजीब अजीब से सुर में बोलते थे और भले लगते थे। शिबा ने जनाब शेख अल फारिस का पैगाम पहुंचाया। झील लोरी कोचा में एक बहुत बड़ा फार्म है जहां सैकड़ों घोड़े परवरिश पाती हैं और उन्हें तरबियत दी जाती है। मुझे रसवंती के साथ वहां जाकर रहना चाहिए। वहां के मालिक से हमारी बातें हो चुकी हैं। उस फॉर्म के घोड़ों का इंचार्ज दरअसल हमारा आदमी था। बहरहाल उसके जरिए फॉर्म में पहुंच गए। झील लोरी कोचा के साहिल पर जो आबादी थी, यह फॉर्म उससे ज़रा दूर था। हमें तन्हाई बहुत अच्छी लगी। फिर हमारे रहने के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। फॉर्म में ऐसे सैकड़ों घोड़े थे जो भी तरबियत याफ्ता नहीं थे। फितरी तौर पर उनमें वहशत पाई जाती थी। प्लानिंग ये थी कि दुश्मनों ने गड़बड़ की तो ऐसे घोड़ों को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। वो चारों तरफ ऐसी अफरा तफरी मचाएंगे कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। एक तो बेतहाशा गर्द उड़ती रहेगी। वहशत ज़रा घोड़ों से बचने के लिए लोग भागते रहेंगे। एक दूसरे को पहचानना मुश्किल होगा। ऐसे में रसवंती की जगह डमी रसवंती पहुंचा दी जाएगी। ये मनसूबा अच्छा था। मैं चाहता था कि इसी तरह रसवंती को यहां से बाबा साहब के दार में पहुंचा दूं। मैं वहां एक हफ्ते से ज्यादा रह गया। बड़ी अजीब बात थी कि दुश्मनों को जैसे सांप सूंघ गया था। कोई हमारी तरफ रुख नहीं कर रहा था। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। यानी शदीद हैरानी की बात यह थी कि कहीं से एक गोली भी नहीं चली। एक हफ्ते बाद मैंने शिबा से कहा, आखिर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं? आओ हम उनसे बारी बारी राब्ता कायम करें, उन्हें मजबूर करें ताकि वो यहाँ आकर रसवंती को अगवा करने की कोशिश करें। कम अज़ कम वो फॉर्म के हाथे में तो दाखिल होंगे। मैंने उन आदमियों से राब्ता कायम करना शुरू किया तो पता चला कि हमारी नादानिस्तगी में बहुत से लोग बदल गए हैं। फिर नई खीप आई है, पुराने लोग चले गए हैं। 2 दिन बाद हमारे एक आदमी ने शराब खाने में बैठकर एक शराबी से दोस्ती की। उसने नशे की हालत में बताया, जब तक रसवंती उस आदमी के साथ फार्म में रहेगी कोई उधर का रुख नहीं करेगा। हमारे आदमी ने पूछा, आखिर क्यों उधर का रुख नहीं करेगा? उससे शराबी ने नशे में हाथ नचाकर कहा, क्या हमको अनाड़ी समझते हो? अरे वहां सैकड़ों की तादाद में वैसी घोड़े हैं जिन्हें अब तक तरबियत नहीं दी गई। एक भी गोली चलेगी, धमाका होगा तो क़यामत आ जाएगी। पूरे फॉर्म में जल्जला पैदा होगा। उन घोड़ों की जद में आने वाले या तो हलाक हो जाएंगे या फिर चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। उससे शराबी की बातों से अंदाजा हुआ कि उन्हें हमारी प्लानिंग कलम नहीं, मगर वो इतना जरूर समझते हैं कि वैसी घोड़ों की मौजूदगी में फायरिंग करना या किसी और तरह का हंगामा करना मुनासिब नहीं। इसलिए वो सब्र कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हम वहां से कूच करेंगे और आगे किसी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आखिर हमें मजबूर होकर वो फार्म छोड़ना पड़ा। जब हम वहां से रवाना हुए तो 22 दिन गुजर चुके थे। अब यूं होता था कि हम आगे जिस मुकाम पर पहुंचकर क्याम करते, वहां से पहले बॉस बोर्निया पहुंच जाता। आखिर हम बेंजामिन कंस्टेंट पहुंच गए। ये ब्राजील की सरहदी चौकी थी। यहां से हमने एक मोटर बोट किराए पर ली। फिर उसमें सवार होकर दरियाई रास्ते से आगे बढ़ने लगे। दरिया अमेज़न दुनिया के बड़े बड़े दरियाओं में से एक है, लेकिन इस दरिया पर ना कहीं पुल है ना कोई डैम बनाया गया है। हमने मोटर बोट में बैठकर दूर दूर तक देखा। इस दरिया का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मोटर बोट के ड्राइवर ने बताया, इसका एक किनारा दूसरे किनारे से कई मील दूर होता है और ये तमाम किनारे मुस्तकिल नहीं होते। दरिया के बढ़ने और घटने के साथ साथ किनारे तब्दील होते रहती हैं। यहाँ कश्तियों और मोटर बोट्स वगैरह में राइफलें जरूर होती हैं क्योंकि दरिया में खतरनाक आबी जानवर होती हैं। वहाँ एक खतरनाक किस्म की मछली कैटफिश कहलाती है। ये 6 फुट से लेकर 9 फुट तक लंबी होती है। तैरने वाले को खींचकर दरिया की तह में ले जाती है। फिर तैरने वाले का सुराग उस वक्त मिलता है जब उसका जिस्म हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं और हल्के फुल्के होकर पानी की सतह पर आकर तैरने लगती हैं। 2 घंटे तक सफर जारी रहा। रात हो रही थी और ऐसे वक्त में सफर जारी रखना मुनासिब नहीं था। लिहाजा हम एक साहली बस्ती में आ गए। दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो रेस्ट हाउस कहलाती थी। हमें रात गुजारने के लिए वहां जगह मिल गई। ब्राजील में बराए नाम शहर होती हैं और बराए नाम इंसानी आबादियां होती हैं। पूरा इलाका जंगलात और दरियाओं पर मुश्तमिल है। दिन की रोशनी में हमें दरियाई सफर अच्छा लगा, मगर रात को साहिल पर पहुंचकर एहसास हुआ कि हम दुनिया के खतरनाक तरीन जंगलों में से एक जंगल में पहुंच गए हैं। वहां रात की तारीकी में कोई आदमी नजर नहीं आता था। बंदरों की बहुतायत थी। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ छलांग लगाते हुए इस कदर शोर मचाते कि उनके साथ साथ दरख्तों के पत्ते भी शोर मचाने लगते। फिर मेंढकों, झींगरों और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुबह तक जारी रहती। मैंने झोंपड़ी के बरामदे से दरिया की तरफ देखा तो मुझे कितनी ही सुर्ख बत्तियां जलती बुझती नजर आईं। मैंने हैरानी से पूछा, ये बत्तियां कैसी हैं जो जलती बुझती जा रही हैं? मोटर बोट के ड्राइवर ने बताया, ये घड़ियाल और मगरमच्छ हैं जो पानी में डूबते और उभरती हैं। इनकी सुर्ख आंखें रात के वक्त चमकती हैं।
इनके डूबने उभरने से यूं लगता है जैसे सुरख बत्तियां जलती और बुझती जा रही हूं। ऐसे में रसवंती बरामदे में आ गई। मैंने फौरन उसका बाजू थामकर कहा, अंदर चलो, बाहर सिर्फ तारीकी है, कुछ नजर नहीं आता। मैं उसे कमरे में ले आया, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया ताकि वो मगरमच्छ वगैरह को देखकर सहम ना जाए। यूं भी बंदर इधर से उधर उछल रहे थे। हमारी झोंपड़ी की छत पर भी जाने कितने बंदरों ने डेरा जमा रखा था। हमारे गाइड ने ताकीद की थी कि हम पूरी तरह जूते वगैरह पहने रहें, क्योंकि यहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं। सांपों और बिच्छुओं की तो कोई बात ही नहीं, ये तो उनका पैदाइशी मुकाम है। उसने ये भी कहा था कि यहाँ रातों को शायद ही कोई अपने घर से निकलता हो, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जहरीला सांप होता है जो झाड़ियों में छुपे रहने का आदी होता है, इसलिए बुश मास्टर कहलाता है। उन झाड़ियों के करीब से गुजरने वाला सही सलामत नहीं रहता, उस पर यह हमला जरूर करता है। हमारे गाइड ने इस जंगल के मुत्तल्लिक जो दहशतनाक बातें बताई वो हरफ बहरफ दुरुस्त थीं। इसका सबूत उस वक्त मिला कि रात भर किसी दुश्मन ने हमारी झोंपड़ी की तरफ आने की जरूरत नहीं की। सबको अपनी अपनी जान की फिक्र थी। मुझे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि ख्याल ख्वानी में ज्यादा वक्त सर्फ करता। शीबा ने मामूल के मुताबिक मेरे पास आकर मुझे ख्याल ख्वानी की नींद सुलाया था, फिर मेरे ख्वाबीदा दिमाग को अपने काबू में करके उसी शैतानी जुबान की कुछ फिक्रें याद कराई। इसके बाद सुबह मेरी बेदारी का वक्त मुकर्रर करके चली गई। शीबा की दोस्ती मेरे लिए बाइस रहमत भी थी और बाइस जहमत भी। उसने वक्त मुकर्रर से पहले ही मुझे उठा दिया। मैंने पूछा, क्या बात है? बॉस बोरनिया आ रहा है। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, ताज्जुब है, तुम रात के 3 बजे भी बोरनिया के दिमाग में थी। मैं क्या करूं, वो इतने दिलचस्प जादुई तमाशे करता रहे कि मैं सो ना सकी। अब तो मुझे भी जादू पर यकीन आ गया है। मैंने बॉस बोरनिया के दिमाग में पहुंचकर देखा, उसके साथ तकरीबन दर्जनों अफराद थे। सबके हाथों में मशालें थी और वो रक्स करते हुए गीत गाते हुए आ रहे थे। गीत उसी शैतानी जुबान में था और अब मैं ये जुबान बड़ी हद तक समझ लेता था। वो गीत की जुबान से जंगल के जहरीले जानवरों को मुखातिब कर रहा था और उन्हें समझाता जा रहा था। गीत कुछ यूं था, ऐ जहरीले सांपो, तुम जहर उगलते हो जैसे शैतान जहर उगलता है। तुमसे और शैतान से अजली दोस्ती है। इस दोस्ती के नाते हमें नुकसान ना पहुंचाओ और हमारे 2 मेहमानों को जो साहिल पर आकर क्याम करें उन्हें भी नुकसान ना पहुंचाओ। हम शैतान के नाम पर तुमसे इल्तिजा करते हैं। वो हाथ में मशालें लिए इसी तरह रक्स करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब गीत का दूसरा बोल ये था, ऐ जहरीले कीड़े मकोड़ो, ऐ पानी से निकलकर खुश्की की तरफ आने वाले जहरीले जानवरों, तुम भी शैतान की तरह इंसान को मारते हो, मगर 2 इंसान साहिल के किनारे तुम्हारे मेहमान हैं। वो शैतान की अमानत हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचाना। ए आबी और खुश्की की बेजुबान मखलूकात, तुम अपनी फितरत से मजबूर होकर ख्वामखा इंसान को हलाक कर देते हो। यही फितरत शैतान किया उस रिश्ते से हम सब एक हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमारे उन 2 मेहमानों को नुकसान न पहुंचाओ। वो गीत गाते रक्स करते हुए हमारी झोंपड़ी के पास आ गए। उस झोंपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और हाथ में मशाले ले लेकर रक्स कर रहे थे। दूसरे लफ्जों में मेरी और रसमंदी की हिफाजत कर रहे थे। वो 40 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे थे और चाहते थे कि 40 दिन से पहले हम पर कोई आंच ना आए। मैंने शीबा से कहा, तुम इसका मकसद अच्छी तरह जानती हो। जब ये हमारी हिफाजत कर रहे तो फिर हमें किस बात का खौफ है? प्लीज मुझे सोने दो। मैंने आंखें बंद कर ली, दिमाग को हदायत दी और आराम से सो गया। झोंपड़ी के बाहर बॉस बोरनिया अपने तमाम लोगों को जरूरी अहकाम देकर चला गया था। अब उसके आदमी हाथ में मशाले लिए वही गीत गाते हुए रक्स करते रहे। सुबह होने तक वहां मौजूद रहे, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बुझी हुई मशालें झोंपड़ी के चारों तरफ जमीन में गड़ी हुई थी। यानी उन्होंने काले जादू के जरिए जहरीले कीड़े मकोड़ों और सांपों को हमारी तरफ आने से रोक दिया था। मेरे लिए ये बात मज़ा खेज थी, क्योंकि मेरा ईमान है मेरी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा करता है। हम फिर मोटर बोट में सवार हुए। ऐसा 2 बार हुआ कि हमें चारों तरफ से घेरने वाले दुश्मन हमारे करीब नहीं आए। झील लौरी कूचा में वैशी घोड़ों ने करीब आने से बाज रखा। पिछली रात भी दुश्मन जहरीले कीड़ा मकोड़ों और सांपों के खौफ से अपनी अपनी पनाहगाह से नहीं निकल सके। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया तो मेरे आदमी ने बताया, जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वहां हमारे दुश्मन पहले ही पहुंच गए हैं।